हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम लोग इकोनॉमी का टेस्ट करेंगे और प्रश्न बहुत ही अच्छे रहेंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पढ़े हुए हैं, यानी कि जो भी क्लासेस हमें आपने पढ़ी हैं वहीं से आपके प्रश्न होंगे। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चन के उत्तर देने में सक्षम होंगे और आपको आज की क्लास अटेंड करके बहुत ही अच्छा लगेगा। सारे प्रश्न बहुत ही शानदार हैं बच्चा लोग, तो क्लास को अंत तक देखिएगा और पूरी तरह से चेक कीजिए कि कितना आपको याद है, क्या वो सारी चीज़ें याद हैं या आप भूल चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए और आपको इनका सही कालक्रम बताना है, यानी कि स्थापना से लेकर के अब तक का इनका जो कालक्रम है ये आपको बताना है कि जो स्थापना हुआ है टाइम पीरियड में, अलग अलग समय में इनका स्थापना कब हुआ है। और आपके सामने देखिए कोड भी है। पहला ऑप्शन है भारत का औद्योगिक वित्त निगम, जिसको कहते हैं IFC, यानी कि इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको IFC कहते हैं, इसकी स्थापना। और फिर दूसरा है भारत का ऋणदान, और यहाँ पे होना चाहिए और औद्योगिक, एक मिनट बच्चा लोग, यहाँ पे ऋणदान और औद्योगिक होना चाहिए, ऋणदान और औद्योगिक। एक मिनट पे चलो, मैं आप लोगों को इसको तो दूसरा जो था भारत का ऋणदान और औद्योगिक, औद्योगिक याद रखेंगे बच्चा लोग, यहाँ पे औद्योगिक होना चाहिए था। भारत का ऋणदान और औद्योगिक निवेश निगम, जिसको कहते हैं ICICI, यानी कि आपका हो जाएगा इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और तीसरा है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, यानी कि IDBI, जिसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और चौथा है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, UTI। आपको इसका सीक्वेंस बताना है स्थापना के आधार पे, और आपके लिए ये क्वेश्चन थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का होगा। बताएंगे बच्चा लोग, IS में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो निश्चित तौर पे आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, इसको आज के बाद से याद कर लीजिएगा। तो फटाफट बताएंगे बच्चा लोग क्या हो जाएगा सही। तो याद रखिएगा, आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यही सही है, यानी कि A बिल्कुल करेक्ट है। सबसे पहले जो स्थापना हुआ है ये किसका हुआ है? भारत के औद्योगिक वित्त निगम का। इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। याद रखिएगा बच्चा लोग, 1948 में हुआ है IFCI का। और अगर बात करेंगे ICICI बैंक का, तो इसकी स्थापना 1955 में हुआ था। ये चीज़ भी याद रखिएगा, 1955 में ICICI बैंक की स्थापना हुई है। और जो आपका UTI है ये फरवरी में हुआ है, यानी कि फरवरी में 1964 में हुआ है, फरवरी में 1964 में हुआ है। और जो आपका IDBI है इसकी स्थापना भी 1964 में ही हुआ है, लेकिन ये जुलाई में हुआ है, यानी कि ये घटना जुलाई की है और आपका ये घटना जो है ये जनवरी की है, और ये दोनों 1964 की घटनाएं हैं। तो इस हिसाब से आपका पहला सबसे पहले दूसरे नंबर पे, उसके बाद चौथा और फिर तीसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर A बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बच्चा लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपको इसको भी सही क्रम में लगाना है और ये आपके लिए थोड़ा आसान हो सकता है। इसमें से आपको एक दो ऑप्शन के जो है उत्तर पता होंगे, उम्मीद ऐसा मैं कर सकती हूँ। तो इनको कालानुक्रम में व्यवस्थित करेंगे। नाबार्ड है, उसके बाद स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम है, किसान क्रेडिट कार्ड है, और क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक है या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। तो बच्चा लोग इसका सीक्वेंस आपको बताना है और इसको लगाने का प्रयास कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। और फटाफट उत्तर दीजिएगा, कोशिश कीजिए सही करने का। तो अगर आपको इसका उत्तर पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हालांकि इसमें कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर A है। और अब इसका हम टाइम पीरियड आप लोगों को बता दे रहे हैं, इसको याद कर लीजिएगा। जो ग्रामीण आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है इसकी स्थापना हुआ था 1975 में। 1975 में हुआ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। किसान क्रेडिट कार्ड की स्थापना ये तो सभी को पता है, 1998 की घटना है, किसान क्रेडिट कार्ड जब बनाया गया था। और जो आपका स्वयं सहायता समूह है ये 19
92 और 93 की घटना है। 1992 और 93 की घटना है, ये भी याद रखेंगे। और नाबार्ड तो आप सभी को पता होगा 1982। उस हिसाब से आपका सबसे पहले क्या हो जाएगा, क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक हो जाएगा, जो कि 1975 में स्थापित हुआ था। और दूसरे नंबर पे आपका नाबार्ड हो जाएगा, यानी कि 1982 की घटना। तीसरे पे आपका दूसरा और लास्ट में आपका तीसरा हो जाएगा। इस तरह से ये सीक्वेंस आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कई बार एग्जाम में आया है और ये यूपीपीसीएस 2020 यानी कि बहुत लेटेस्ट भी पूछा गया है। साथ ही इसको आईएएस 2010 में भी पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, और इसका उत्तर तो आप सभी को पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया है और इसको मैंने क्लास में आप लोगों को बहुत ही अच्छे से बताया है। क्वेश्चन है, सरकार ने बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए गठन किया है। आप बताएंगे बच्चा लोग, सरकार ने बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए किसका गठन किया है। पहला है सेबी को, दूसरा है आरबीआई को, तीसरा है इंश्योरेंस नियमन एवं विकास प्राधिकरण, और चौथा है साधारण बीमा निगम। बहुत ही आसान है आप सभी के लिए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें क्लास में पढ़ाई हूँ तो निश्चित तौर पे आपके लिए काफ़ी आसान होगा। और ये अगर कोई भी बच्चा कॉमन सेंस भी लगाएगा तो बता देगा, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि भारत सरकार बीमा व्यवसाय निगम के लिए गठन किया गया है, यानी कि बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए किस संस्था की स्थापना किया गया, कि जो बीमा है उस क्षेत्र का नियमन कौन करेगा, कंट्रोलर कौन होगा, उसको व्यवस्थित कौन करेगा, कौन उसको निगरानी रखेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग, याद रखिएगा। आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, इंश्योरेंस नियमन एवं विकास प्राधिकरण, जिसको कहते हैं इरडा, IRDA, जिसको इरडा कहते हैं। इसकी स्थापना किस समिति की रिपोर्ट पर हुआ था, ये भी याद रखिएगा। मल्होत्रा समिति की रिपोर्ट पर इसकी स्थापना जो है ये किया गया था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट 1994 में सौंपी थी और अधिनियम 1999 के तहत इसकी स्थापना किया गया। 2002 में इसको एक सांविधिक निकाय के रूप में स्थापित कर दिया गया था, ये याद रखिएगा। इरडा को एक सांविधिक निकाय के रूप में कब स्थापित किया गया है, 2002 में। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य था। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य निम्न में से कौन सा संगठन करता है। और ये चीज़ भी क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाई हूँ कि शेयर बाजार में कौन नियमन और उसको नियंत्रित करने का काम करता है। बच्चा लोग, हर क्षेत्र के लिए एक शीर्ष संगठन या संस्था है जो उसे कंट्रोल करती है। जैसे राजकोषीय नीति के लिए गवर्नमेंट है, मौद्रिक नीति के लिए आपका आरबीआई है, बीमा के लिए इरडा है। ऐसे ही आपका जो शेयर मार्केट है इसके लिए जो संस्था बनाई गई है वो सभी को पता है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक जो आयोग है इसकी स्थापना किया गया था। और आप सभी को पता है इसका जो फुल फॉर्म है ये आपका सेबी कहलाता है। और ये एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए ये आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए। चलो, ऑप्शन नंबर आपका लास्ट है, ये बिल्कुल सही है, जिसको सेबी कहते हैं। और सेबी की स्थापना कब हुई थी, अगर आपको पता है तो फटाफट कमेंट कीजिएगा। सेबी की स्थापना कब किया गया था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उम्मीद है कि आप लोगों को याद होगा, मैंने क्लास में ये सारी चीज़ें बताई थी कि सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 में किया गया था। हालांकि इसने काम करना 1992 में शुरू किया था। 1992 से इसने बेहतरीन तरीके से काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन स्थापना इसकी 88 से हुई थी। ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। भारत में गैर बैंकिंग कंपनियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में गैर बैंकिंग कंपनियों के बारे में विचार करना है कि इसमें से कौन सी बातें हैं जो कि सही हैं। देखिए, कूट की सहायता से उत्तर देना है। पहला ऑप्शन है, यह सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियों के अधिग्रहण में भाग नहीं ले सकते। दूसरा कह रहा है, ये बचत खाते की तरह मांग निक्षेप यानी कि डिमांड डिपॉजिट स्वीकार नहीं कर सकते। कह रहा उपयुक्त में से कौन सा कथन है जो कि सही है। और ए में है केवल पहला, बी में है यहाँ पे केवल दूसरा होना चाहिए क्योंकि 3 ऑप्शन नहीं है, केवल दूसरा, सी में है दोनों, और डी में है कि कोई भी सही नहीं है। तो बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि आपका सही हो जाएगा। और ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उम्मीद करेंगे कि इसका उत्तर आप लोग देने में सक्षम होंगे। ये IAS 2010 का क्वेश्चन है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के बारे में कौन सा कथन है जो कि सही है। और फटाफट उत्तर दीजिएगा बच्चा लोग, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। निश्चित तौर पे इसके बारे में काफ़ी कुछ हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं।
आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है यानी कि बी है, यही केवल सही है, यानी कि केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है। पहला जो है ये सही नहीं है, ये आपका बिल्कुल भी सही नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी सरकार के द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ होती हैं उसको ये क्या कर सकता है, उसके अधिग्रहण में भाग ले सकता है। यहाँ पे कह रहा है कि भाग नहीं ले सकता, इसीलिए आपका पहला गलत हो गया। और दूसरा बिल्कुल सही है कि यह बचत खाते की तरह मांग निक्षेप स्वीकार नहीं कर सकता। ये दोनों बातें याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। और नीचे देखिए दिया है उपयुक्त में से कौन सी मौद्रिक नीति का घटक है। मौद्रिक नीति आप सभी को पता है आरबीआई के हाथ में है, और आरबीआई दो तरह की मौद्रिक नीतियाँ बनाता है, एक होता है उसका गुणात्मक और दूसरा होता है मात्रात्मक। अब आपको इसमें से देखना है और आपको बताना है कि उस में से यानी कि गुणात्मक और मात्रात्मक में से क्या क्या चीज़ें हैं जो कि इसमें शामिल हैं। तो पहला है बैंक दर, क्या ये मौद्रिक नीति का हिस्सा है। दूसरा है खुले बाजार की कार्यवाहियाँ, ओपन मार्केट ऑपरेशन। तीसरा है लोक ऋण, पब्लिक डेब्ट। और चौथा है लोक राजस्व, पब्लिक रेवेन्यू। अब आपके सामने कूट है, ए में है केवल पहला, और बी में है पहला दूसरा तीसरा चौथा, सी में है पहला दूसरा, डी में है कि पहला और तीसरा और चौथा। बताइएगा बच्चा लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यह आपके 2015 में आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है। और इसका उत्तर तो मेरे सभी बच्चों को पता होना चाहिए। मौद्रिक नीतियाँ बहुत अच्छे से पढ़ाई हूँ और सब कुछ बहुत अच्छे से समझाया है मैंने कि कौन कौन सी हैं जो मौद्रिक नीतियों में शामिल है, उसमें से कौन सा गुणात्मक है, कौन सा मात्रात्मक है, राजकोषीय नीति क्या है, सब कुछ पता है आप सभी को। तो निश्चित तौर पे इसका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बैंक दर और खुले बाजार की नीतियाँ, ये जो है मात्रात्मक है और ये गुणात्मक है, और ये दोनों आपको पता है राजकोषीय नीति का हिस्सा है। ये जो है मौद्रिक नीति का हिस्सा नहीं आता है, लोक ऋण और आपका राजकोषीय लोक राजस्व। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन भी देखिए, आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए बच्चा लोग। मैं ये सारी चीज़ें पढ़ा चुकी हूँ, निश्चित तौर पे आप सभी को याद होगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन हैं जो कि सही हैं। पहला है सेंसेक्स बम्बई स्टॉक एक्सचेंज में उपलब्ध 50 अधिकतम महत्वपूर्ण स्टॉक पर आधारित होता है। दूसरा, सेंसेक्स के परिकलन के लिए सभी सेंसेक्स स्टॉकों को आनुपातिक धारिता दी जाती है। और तीसरा है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज विश्व की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज है। ऑप्शन है केवल दूसरा, बी है पहला और तीसरा, सी है दूसरा तीसरा और डी है कि कोई नहीं। बताएंगे बच्चा लोग कौन सी बातें हैं जो कि सही हैं, और ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका उत्तर आप सभी को उम्मीद है कि याद होगा। ये सारी चीज़ें मैं क्लास में करवा चुकी हूँ, डिटेल भी और क्वेश्चन भी। देखते हैं आप लोग को याद है या भूल चुके हैं आप लोग। तो याद रखिएगा बच्चा लोग, आपका जो ऑप्शन नंबर यानी कि ए है ये बिल्कुल करेक्ट है। केवल दूसरा सही है आपका, यानी कि बाकी आपके सही नहीं है। क्यों सही नहीं है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ कि जो आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इसमें जो बैंक है, जो संस्थान है जो इसमें पंजीकृत हैं या जो इसमें स्टॉक को जो निर्धारित करती हैं, वो महत्वपूर्ण आपकी 30 कंपनियां हैं। 50 नहीं है बल्कि कितनी हैं, 30 कंपनियां हैं। और ये आपका जो 50 है, आपको पता होना चाहिए कि ये राष्ट्रीय स्टॉक जो एक्सचेंज है उसमें आपका 50 महत्वपूर्ण स्टॉक आता है। इसलिए आपका ये 50 जो है ये बॉम्बे का नहीं है बल्कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में है, इसलिए आपका पहला गलत हो गया। दूसरा बिल्कुल सही है, सेंसेक्स के परिकलन के लिए सभी सेंसेक्स स्टॉक को आनुपातिक धारिता दी जाती है। और तीसरा गलत है, क्योंकि कह रहा है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज सबसे प्राचीन है, ये सही नहीं है। विश्व का सबसे पुराना जो स्टॉक एक्सचेंज है ये आपके एंटवर्प बेल्जियम में था। कहाँ पे है, कहाँ पे था, एंटवर्प बेल्जियम, बेल्जियम में था बच्चा लोग, याद रखिएगा बेल्जियम। तो आपका इसलिए तीसरा भी गलत हो गया, केवल दूसरा सही है। ये क्वेश्चन भी मैं क्लास में करवा चुकी हूँ और इसका उत्तर भी आप सभी को पता होना चाहिए। संवेदी सूचकांक सेंसेक्स में चढ़ाव का क्या मतलब है। संवेदी सूचकांक यानी कि जिसको सेंसेक्स कहते हैं में चढ़ाव का क्या तात्पर्य है। बम्बई शेयर बाजार के साथ पंजीकृत सभी कंपनियों के शेयरों के मूल्य में चढ़ाव,
दूसरा, राष्ट्रीय शेयर बाजार के साथ पंजीकृत सभी कंपनियों के शेयरों के मूल्य में चढ़ाव। तीसरा, बम्बई शेयर बाजार के साथ पंजीकृत एक कंपनी समूह के शेयरों के मूल्य में समग्र चढ़ाव। और आपका चौथा है कि बम्बई शेयर बाजार के साथ पंजीकृत एक कंपनी समूह से संबंधित सभी कंपनियों के शेयरों के मूल्य में चढ़ाव। तो बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि सही हो जाएगा, और इसका उत्तर भी आपके लिए काफ़ी बढ़िया है। और ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पढ़ाया था कि संवेदी सूचकांक या आपका सेंसेक्स क्या है। तो आप सभी को याद होगा कि ये जो सेंसेक्स है ये क्या है, ये आपके बम्बई शेयर बाज़ार में बीएससी में जो 30 कंपनियों का समूह है, उसी में जो समग्र चढ़ाव आता है, उनके जो मूल्य में, शेयरों के मूल्य में जो समग्र चढ़ाव आता है, उसी को सेंसेक्स कहते हैं। और निफ्टी आपको याद होगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो 50 कंपनियां हैं, उनके शेयरों के उतार चढ़ाव को हम निफ्टी में जो है काउंट करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, भारतीय शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का कारण क्या है? किन कारणों से भारतीय शेयर बाजार में उतार चढ़ाव आते हैं? पहला, विदेशी कोषों का अंतर प्रवाह और बाह्य प्रवाह, यानी कि जो विदेशी कोष है, जो पैसा है, उसका भारत में आना और भारत से बाहर जाना। दूसरा, विदेशी पूंजी बाजारों में उच्चावच। और तीसरा है मौद्रिक नीति के परिवर्तन। अब ऑप्शन में है आपके सामने पहला दूसरा, बी में है पहला तीसरा, सी में है पहला दूसरा तीसरा, और डी में है दूसरा तीसरा। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा सही है। और आपके लिए काफ़ी बढ़िया प्रश्न है, आईएएस का है, तो निश्चित तौर पे अच्छा तो होगा ही। सारे कॉमन सेंस पे आधारित है, और कॉमन सेंस उन्हीं का होगा जिन्होंने पढ़ा है, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भारतीय शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के क्या कारण हो सकते हैं। तो निश्चित तौर पे इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए कि यहाँ पे लिखी हुई सारी बातें बिल्कुल करेक्ट हैं। यानी कि विदेशी कोषों का अंतर प्रवाह एवं बाह्य प्रवाह भी होगा, साथ ही विदेशी पूंजी बाजार के उच्चावच भी होगा, और मौद्रिक नीति में परिवर्तन भी होगा। इसके अलावा अगर और भी चीज़ें होती हैं, जैसे आप देखेंगे कि अगर औद्योगिक वातावरण की स्थिति है, अगर अच्छी है तो इससे, अगर नहीं अच्छी है तो भी, और बाज़ार में तरलता की उपलब्धता क्या है, ये भी चीज़ें, ये सभी मिलकर के भारतीय शेयर बाजार के उतार चढ़ाव को प्रभावित करती हैं। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन भी देखिए, मंदड़िया से जुड़ा हुआ है और 4 स्टेटमेंट दिए हैं, और इसमें से पूछ रहा है कि वित्तीय निवेश के विशिष्ट व्यवहार में मंदड़िया शब्द का क्या अर्थ है? और इसका उत्तर तो मेरे सभी बच्चों को पता होगा। तेजड़िया, मंदड़िया, बुल, बियर, सब कुछ बताया है मैंने। पहला ऑप्शन है, उस निवेशक का जो यह महसूस करता है कि आमुक प्रतिभूति की कीमत गिरने वाली है। दूसरा, उस निवेशक का जो यह महसूस करता कि आमुक शेयर की कीमत बढ़ने वाली है। तीसरा, उस शेयर धारक या बॉन्ड धारक का जिसकी किसी वित्तीय या अन्यथा कंपनी में हिस्सेदारी थी या है। और चौथा, उस उधारदाता का जो कर्ज देता है या बॉन्ड खरीदता है। बहुत ही आसान है, हालांकि आईएएस 2010 का क्वेश्चन है, लेकिन आप सभी को इसका उत्तर पता होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई हैं कि वह निवेशक जो यह महसूस करता है कि आमुख, यानी कि जो उसके पास प्रतिभूतियां हैं, जो उसके पास बॉन्ड्स हैं, उनकी कीमत गिरने वाली है, और इसलिए वो गिरे उसके पहले ही अपने शेयरों को बेच देता है और अच्छा पैसा कमाता है। और आगे चल के शेयरों के दाम जब बहुत गिर जाते हैं, तब वो बहुत सस्ते में शेयर्स को खरीद लेता है। चलिए बच्चा लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, भूमि विकास बैंक का कौन सा कार्य सत्य है? भूमि विकास बैंक का कौन सा काम है जो कि सही है, आपको ये बताना है। और ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये क्लास में आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। तो पहला है दीर्घकालिक ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना। दूसरा है अल्पकालिक ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना। तीसरा है बड़े उद्योगों के लिए ऋण उपलब्ध कराना। और चौथा है लघु उद्योगों के लिए ऋण उपलब्ध कराना। तो इसका उत्तर तो आप सभी को पता होगा, क्योंकि क्लास में सारी चीज़ें बताया हुआ है मेरा। तो निश्चित तौर पर बच्चा लोग इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराते हैं भूमि विकास बैंक। अगला क्वेश्चन, भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए इस
शिखर स्तर पर बैंक का नाम क्या है? देखिए, क्वेश्चन से कंफ्यूज ना होइएगा। कह रहा है भारत में कृषि क्षेत्र में अगर वित्त प्रदान करना है तो उसकी सबसे शिखर वाली संस्था कौन सी होगी? बहुत आसान है। पहला है भारतीय रिजर्व बैंक, क्या ये कृषि के क्षेत्र में पुनर्वितरण का काम करता है? दूसरा है कृषि एवं ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक। तीसरा है भारतीय स्टेट बैंक। चौथा इंपीरियल बैंक। और पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताएंगे बच्चा लोग, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हर क्षेत्र के लिए एक कंट्रोलर संस्थान बनाया गया है। जैसे हमने कहा कि मौद्रिक नीतियों को आरबीआई, राजकोषीय नीति को गवर्नमेंट, और अगर वो शेयर बाज़ार से जुड़ा है तो उसको सेबी करेगा, और अगर बीमा बाज़ार से जुड़ा है तो इरडा करेगा, और अगर कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़ा है तब कौन करेगा? नाबार्ड करेगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बच्चे लोग, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ग्रामीण परिवारों को निम्नलिखित में से कौन सी जो है सुविधाएं प्रदान करता है? इनमें से कौन सी सुविधाएं हैं जो ग्रामीण परिवार को सीधे सुविधाएं प्रदान करता है? कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ग्रामीण परिवार को सीधे सुविधाएं प्रदान करता है? और आपका पहला ऑप्शन है, देखिए कूट की सहायता से उत्तर देना है। पहला है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। दूसरा है कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक। और तीसरा है आपका भूमि विकास बैंक। बताएंगे बच्चा लोग, ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उम्मीद है कि आपको इसका उत्तर पता होगा और इसमें भी आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि आपका कौन सा है जो कि सत्य हो जाएगा। तो फटाफट कमेंट कीजिएगा और निश्चित तौर पे आप लोगों के लिए ये बताना आसान होगा। आपका ऑप्शन नंबर जो सी है ये बिल्कुल करेक्ट है। पहला और तीसरा बिल्कुल सही है बच्चा लोग, कि ग्रामीण परिवारों को निम्नलिखित में से कौन सी संस्था है जो सीधी सुविधाएं, ऋण सुविधाएं प्रदान करेगा। सीधी ऋण सुविधाएं प्रदान करेगा। यहाँ पे होगा सीधी ऋण सुविधा प्रदान करेगा। तो आप सभी को पता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तो करते ही करते हैं। भूमि विकास बैंक आपने देखा है दीर्घकाल के लिए करता है। लेकिन कृषि और ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक यानी कि नाबार्ड आप सभी को पता है ये सीधे नहीं करता, बल्कि इस क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी बैंक संस्थान हैं, जितनी भी वित्तीय संस्थाएं, उन सबका कंट्रोलर है। ये कंट्रोल करता है कि वो सारे लोग अच्छे से काम करें और ग्रामीण और जो मतलब कृषि क्षेत्र है इसका विकास हो। तो ये सीधा मदद नहीं करता बल्कि कंट्रोल करता है ऐसे संस्थाओं पर, इसलिए ये नहीं होगा। बहुत आसान था, अगर आपने इस पे ध्यान दिया होता तो बहुत अच्छा था। ये आपका पहला और तीसरा बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरा सही नहीं है। याद रखिएगा बच्चा लोग, IAS 2013 का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन भी आपका IAS का है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है बच्चा लोग। भारत में बैंकिंग लोकपाल संस्था के संदर्भ में कौन सी बातें हैं जो कि सही हैं? पहला है बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक करता है। क्या ये बात सही है? दूसरा, बैंकिंग लोकपाल भारत में खाता रखने वाले अनिवासी भारतीयों की शिकायतें सुन सकता है। तीसरा, बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित आदेश अंतिम और संबंधित पक्ष के लिए बाध्यकारी है। और चौथा कह रहा है कि बैंकिंग लोकपाल द्वारा दिए गए सेवाएं निःशुल्क होती हैं। तो बताना है बच्चा लोग। और यहाँ पे आपका कौन सा कथन है जो कि सत्य नहीं है? जो कि सत्य नहीं है ये बताना है। यानी कि इसमें से कोई एक स्टेटमेंट है जो सही नहीं है और बाकी सारी बातें बिल्कुल सही हैं। आप थोड़ा सा विचार कीजिए और उत्तर दीजिए, और अब बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा बहुत भी चीज़ों को समझते हैं तो आप वहाँ तक सोच सकते हैं। तो याद रखिएगा बच्चा लोग, आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है ये नहीं होगा, क्योंकि इसके आदेश अंतिम और आप देख रहे हैं बाध्यकारी नहीं होता है। यहाँ विवादों को सुलझाया जाता है, सुलझाने का प्रयास किया जाता है। अगर सुलझ गया तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा ये अंतिम और बाध्यकारी नहीं होता। बाकी बातें बिल्कुल सही है। बैंकिंग लोकपाल की नियुक्तियाँ आरबीआई करता है और बैंकिंग लोकपाल लोगों में भारत में खाता रखने वाले अनिवासी भारतीयों की शिकायतें सुनता है, और यह क्या है? निःशुल्क सुविधाएं हैं, लेकिन बाध्यकारी नहीं है और अंतिम भी नहीं है।
देखिए अगला क्वेश्चन, और ये भी आपके लिए बहुत ही आसान है। निम्नलिखित पर विचार करना है बच्चा लोग, और बताना है कि ऊपर जो तीनों स्टेटमेंट दिए हैं इसमें से कौन कौन सा है जो मानव अधिकार की व्यापक उद्घोषणा के अंतर्गत आता है। मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए 3 चीज़ें आवश्यक हैं। क्या इसमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उन तीनों में समाहित होते हैं। तीनों चीज़ें अगर आपको याद हैं, जो मैंने क्लास में बताया था कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन सी 3 चीज़ों को मानक बनाया जाता है, उन्हीं तीनों मानकों के अंतर्गत ये समाहित होते हैं। और इसमें से आपको कौन सी है जो उसमें समाहित होता है ये बताना है। पहला है शिक्षा का अधिकार, दूसरा है समानता के साथ सार्वजनिक सेवा प्राप्त करने का अधिकार, और तीसरा है भोजन का अधिकार। और ये भी आप सभी को पता होना चाहिए कि आपका मानव अधिकारों की व्यापक उद्घोषणा के अंतर्गत कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपका शामिल हो जाएगा, कि शिक्षा का अधिकार है या नहीं, समानता के साथ सार्वजनिक सेवाएं प्राप्त करने का अधिकार है कि नहीं है, भोजन का अधिकार है कि नहीं है। ये तीनों चीज़ें आपको पता होना चाहिए। निश्चित तौर पे ये क्वेश्चन अभी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मानव अधिकारों की व्यापक उद्घोषणा, तो याद रखिएगा बच्चा लोग, आपका पहला और आपका जो दूसरा है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहला दूसरा बिल्कुल सही है कि शिक्षा का अधिकार और समानता के साथ सार्वजनिक सेवाओं को प्राप्त करने का अधिकार, ये आपका बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। यदि आरबीआई प्रसारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण करती है या करने का निर्णय लेती है तो वो क्या नहीं करेगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है, जल्दबाजी में उत्तर मत दीजिएगा। पहले क्वेश्चन को समझ लीजिएगा कि अगर आरबीआई प्रसारवादी नीति का अनुसरण कर रही है तो कौन सी वो चीज़ें नहीं करेगा। पहला है वैधानिक तरलता अनुपात को घटाकर उसे अनुकूलित करेगा। दूसरा, सीमांत अस्थायी सुविधा दर को बढ़ा देगा। तीसरा है बैंक दर को घटाएगा और रेपो दर को भी घटाएगा। और चौथा है सीआरआर को बढ़ा देगा। आप कोड की सहायता से उत्तर दीजिए। ए में है पहला दूसरा, बी में है दूसरा तीसरा, सी में है पहला तीसरा, और डी में है कि पहला दूसरा तीसरा, और ई में है कि नन, यानी कि इसमें से कोई भी नहीं है जो कि आरबीआई ना करे। तो आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए बच्चा लोग, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रसारवादी, मुद्रा प्रसारवादी नीति का मतलब है ऐसी चीज़ें करना जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मार्केट में जाए, उसको प्रसारवादी कहेंगे। और संकुचनवादी यानी कि ऐसा नीति लागू करना, ऐसे दर लागू करना जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट का पैसा बैंक में आ जाए। तो इसमें से कौन सी चीज़ें हैं जो बाहर पैसा भेजने की में मदद नहीं करने वाली हैं। तो आपको पता है जब भी चीज़ें बढ़ेंगी, यानी कि सीमांत अस्थायी सुविधा ये नहीं अपनाएगा, क्योंकि कह रहा है इसकी दर बढ़ाना, यानी कि इसकी दर घटाएगा, बढ़ाएगा नहीं। यानी कि तीसरा आपका जिसमें है, इसमें तो तीसरा नहीं है, और आपका बाकी में तीसरा है जो है, अरे दूसरा, सॉरी बच्चा लोग, दूसरा इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है। और आपका जो है बच गया। आप कह रहा है कि पहला तो बिल्कुल ही नहीं होगा। आप सभी को पता है कि वैधानिक तरलता अनुपात को घटाना ये तो होगा, यानी कि कह रहा कौन सा नहीं अपनाएगा, तो इसको तो अपनाएगा। यानी कि जिसमें पहला है ये तो नहीं होगा, पहला इसमें भी है, पहला इसमें भी, पहला इसमें भी है, यानी कि या तो बी होगा या तो ई होगा। आप कह रहा दूसरा ये दर को बढ़ाना, तो कह रहा कि नहीं, दर को अगर वो बढ़ा देगा तो प्रसारवादी नीति नहीं होगा, यानी कि तब तो वो आपका संकुचनवादी नीति हो गया, यानी कि दो इसमें है। तो अब आपका क्या कह रहा है, तीसरा बैंक दर को घटाएगा और रेपो दर को भी घटाएगा। हाँ ये तो सही है। तो अगर ये करेगा तो यानी कि ये तीसरा इसमें जो है ये तो नहीं होना चाहिए, चूँकि कह रहा क्या नहीं करेगा, तो तीसरा तो करेगा, ये भी करेगा और पहला भी करेगा, दूसरा नहीं करेगा। चौथा सीआरआर को बढ़ाना, इसको भी नहीं करेगा। अगर बढ़ाएगा तो फिर प्रसारवादी कहाँ हुआ, संकुचनवादी हो गया, यानी कि क्या हो गया, ई, यानी कि नन। अगर 2 और 4 का ऑप्शन होता तो सही हो जाता, लेकिन 4 का ऑप्शन नहीं दिया है, 2 को दूसरों के साथ दिया है, इसलिए आपका कोई भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन भी देखिए, कुछ इसी तरह का है और बहुत ही बढ़िया है। भारतीय रुपए की गिरावट रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकार या आरबीआई द्वारा किए जाने वाले सबसे संभावित उपाय नहीं है। अगर पैसे का वैल्यू घट रहा है, पैसे की जो वैल्यू है वो कम हो रही है,
तो इसके लिए कौन सी चीज़ें हैं जो सरकार और आरबीआई नहीं करेगा, कौन सी चीज़ें वो नहीं करेंगे ताकि पैसे की वैल्यू जो है वो सही रहे। तो पहला है गैर जरूरी वस्तुओं के आयात पर नियंत्रण और निर्यात को प्रोत्साहन। क्या ये बात सही है? दूसरा है भारतीय उधारकर्ताओं को रुपए मूल्य वर्ग के मसाला बॉन्ड जारी करने हेतु प्रोत्साहन। तीसरा है विदेशी वाणिज्यिक उधारी से संबंधित दशाओं को आसान बनाना। और चौथा है एक प्रसारशील मौद्रिक नीति का अनुसरण करना। कौन सा तरीका आरबीआई या गवर्नमेंट नहीं उठाएगी अगर तब जो है पैसे की वैल्यू घट रही है तो आप सभी को पता होगा बच्चा लोग, कॉमन सेंस का है। आप सभी को मैंने बताया है कि जब भी रुपए के मूल्य में गिरावट आएगा यानी कि वस्तुएं और सेवाएं महंगी होंगी, मुद्रास्फीति की स्थिति है, ऐसे में वो प्रसरण वाली नीति नहीं अपनाएगा। अगर प्रसरण वाली नीति अपनाएगा तब तो मुद्रा और भी ज़्यादा मार्केट में जाएगा और फिर तो वैल्यू उसकी और भी ज़्यादा गिर जाएगी। तो आपका चौथा नहीं होगा, बाकी चीज़ें जो है ये सही है, इसको अपनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अवस्फीति का उपयुक्त वर्णन करता है। अवस्फीति आप लोगों को पढ़ाई हूँ, मुद्रास्फीति, अवस्फीति, संस्फीति सब कुछ पढ़ाई हूँ, तो बच्चा लोग गलत ना करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ बहुत मेहनत से पढ़ाया भी है ये सारी चीज़ें कि अवस्फीति का क्या मतलब है। पहला है यह अर्थव्यवस्था के वित्तीय तथा व्यावसायिक क्षेत्रों में आई सतत मंदी है। दूसरा है यह माल तथा सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में आया सतत गिरावट है। तीसरा है यह मुद्रास्फीति दर में एक निश्चित समय अवधि में आई गिरावट है। और चौथा यह दूसरी मुद्राओं की तुलना में मुद्रा मान में अचानक आई गिरावट है। तो बताइएगा बच्चा लोग, अब स्फीति का कौन सा है जो सबसे अच्छी तरीके से वर्णन कर रहा है। और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। यह माल तथा सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में आई सतत गिरावट है, यानी कि वस्तुएं और सेवाएं धीरे धीरे सस्ती हो जाएंगी और जो मुद्रा की वैल्यू है क्या है, ये बढ़ जाएगी। तो ये आपका दूसरा बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा या निम्नलिखित में से किस या किन परिस्थिति या परिस्थितियों में पूंजीगत लाभ हो सकता है। देखिए ये भी आईएएस का क्वेश्चन है और बिल्कुल कॉमन सेंस का है। ये ना सोचिएगा कि ये तो हमने पढ़ा नहीं है, इसको आप समझ सकते हैं, विचार कर सकते हैं और सोच करके उत्तर दे सकते हैं। कह रहा है कि किस परिस्थिति में या परिस्थितियों में पूंजीगत लाभ होगा, कब कब या किस किस सिचुएशन में आपको पूंजी यानी कि पैसे का लाभ होगा। पहला कह रहा है जब किसी उत्पाद की बिक्री में वृद्धि हो जाए। क्या जब कोई उत्पादन बहुत ज़्यादा बिकने लगे तब ये जो है पूंजी लाभ पहुंचा रहा है। दूसरा, जब किसी संपत्ति के मूल्य में प्राकृतिक वृद्धि हो। और तीसरा, जब आप कोई रंग चित्र खरीदें और उसकी लोकप्रियता बढ़ने के कारण उसके मूल्य में वृद्धि हो जाए। तो बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो पूंजीगत लाभ की स्थिति हो सकता है। तो निश्चित तौर पे आप सभी के लिए थोड़ा सा नया भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही शानदार प्रश्न है और ऐसे क्वेश्चन आईएएस में बनते हैं जहाँ पे दिमाग को बहुत ही एकाग्र करके और सोच विचार के उत्तर देना होता है। याद रखिएगा बच्चा लोग, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। अब आपको लग रहा होगा कि ए क्यों नहीं सही है। क्योंकि कह रहा है जब किसी उत्पादन की विक्रय में वृद्धि हो जाए, यानी कि जब कोई उत्पादन जो है उसकी बिक्री बहुत ज़्यादा होने लगे, उसकी डिमांड मतलब जो डिमांड बहुत ज़्यादा होने लगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उससे पूंजीगत लाभ हो रहा है। हो सकता है उसका उत्पादन बहुत ज़्यादा हुआ है और वो सस्ता है और इसलिए लोग उसको बहुत ज़्यादा ले रहे हैं कि कम कीमत में मिल रहा है तो चलो ज़्यादा ले लेते हैं। 1 पाव लेने आए थे तो 1 किलो ले लेते हैं, या 1 किलो लेने आए थे तो 4 किलो ले लेते हैं, जो कि बहुत सस्ता है। तो विक्रय बढ़ने से पता नहीं चल रहा है कि पूंजी उससे लाभ मिल रहा है। हो सकता है वो बहुत सस्ता होने की वजह से लोग उसको ज़्यादा खरीद रहे हों, तो ये नहीं होगा। दूसरा बिल्कुल सही है कि अगर आपकी संपत्ति में प्राकृतिक रूप से मूल्य वृद्धि हो जाए, कि आपकी जो संपत्ति है वो नेचुरली ही उसका दाम बढ़ गया, उसकी वैल्यू बढ़ गई, उसका डिमांड बढ़ गया है और उसकी वजह से क्या हो गया, उसकी जो मूल्य है उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई, तो आपको क्या हो गया, बैठे बिठाए लाभ मिल गया, जो कि वो स्वतः से उसका मूल्य क्या है, बढ़ गया है। और तीसरा भी देखिए, बिल्कुल अगर कोई चीज़ खूबसूरत है और उसका मतलब जो है अचानक से डिमांड बढ़ जाए, और उसकी डिमांड किस लिए बढ़ जाए, लोकप्रियता की वजह से बढ़ जाए, और इसकी वजह से क्या हो गया है, उसकी मूल्य वृद्धि से लोगों को फ़ायदा हो रहा है। यानी कि कोई सामान
जो कि पहले ज़्यादा लोग नहीं जानते थे और वो कम कीमत पे बिकता था, लेकिन धीरे धीरे जब लोग उसको जान गए और उसका डिमांड बढ़ गया, तब क्या हो गया, उसकी कीमत अपने आप ही बढ़ गई। और इसी वजह से बढ़ने वाली कीमत से क्या होगा, व्यक्ति जब बेचेगा तो उसको फ़ायदा होगा। विक्रय मतलब कि जो भी व्यक्ति है उसको बेच रहा है तो उसको फ़ायदा होगा। तो ये क्या हो गए, दोनों पूंजीगत लाभ दिखा रहा है। लेकिन कोई उत्पाद का सिर्फ बिक्री बढ़ गया है, लोग उसको ज़्यादा खरीद रहे हैं या ज़्यादा बिक रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उससे लाभ ही मिल रहा होगा। लेकिन दूसरा और तीसरा तो बिल्कुल कंफर्म है, ये क्या है, लाभ दे रहा है, पूंजी का लाभ दे रहा है। चलिए बच्चा लोग अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार है, आईएएस का है और कॉमन सेंस का है। बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, घबराने वाली बात ही नहीं है। जब विनिमय दर $1 बराबर 60 से बदल करके $1 बराबर 58 हो जाती है, तो इसका क्या अभिप्राय है। यानी कि $1 के लिए आपको 60 रुपये देने पड़ते थे, लेकिन अब आपको $1 के लिए 58 रुपये देने पड़ रहे हैं। इसका क्या मतलब है। पहला कह रहा है रुपया अधिमूल्यित हो गया है, दूसरा कह रहा है डॉलर का मूल्य घट गया है, तीसरा कह रहा है रुपये का मूल्य घट गया है, और चौथा कह रहा है डॉलर अधिमूल्यित हो गया है। तो बताइएगा बच्चा लोग क्या हो सकता है। अवमूल्यन, अधिमूल्यन सब कुछ पढ़ाया है आप लोगों को कि अवमूल्यन क्या होता है, क्यों लाया जाता है, क्या फ़ायदे क्या नुकसान, अधिमूल्यन क्या है, क्यों लाया जाएगा, क्या फ़ायदे क्या नुकसान। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अवमूल्यन में सरकार पैसे का वैल्यू घटाती है, मूल्य घटाती है, और उसका सेम अपोजिट है अधिमूल्यन, यानी कि इसमें पैसे का वैल्यू या मूल्य बढ़ जाता है। तो आपका देख रहे हैं आप, $1 के बदले आपको 60 रुपये देने पड़ते थे, लेकिन अब 58 देना पड़ रहा है, यानी कि पैसा मजबूत हुआ है, उसकी वैल्यू बढ़ी है, यानी कि अधिमूल्यन हुआ है। ये तो बिल्कुल ही सही है, यानी कि पहला जिसमें है वो सही होगा, तो पहला इसमें भी नहीं है, पहला इसमें भी नहीं है। अब या तो पहला दूसरा होगा या पहला चौथा होगा, यानी कि तीसरा तो होगा नहीं, अपने आप हट चुका है। अब कह रहा है डॉलर का मूल्य घट गया है, तो निश्चित तौर पे रुपए का मूल्य बढ़ा, इसका मतलब डॉलर का घटा है, क्योंकि दोनों में कंपेयर हो रहा है। एक का बढ़ेगा तो दूसरे का घट जाएगा, दूसरे का बढ़ेगा तो पहले का घट जाएगा, तो एक का बढ़ा है तो दूसरे का निश्चित तौर पे घट जाएगा। यानी कि रुपए का अधिमूल्यन हुआ, रुपए की वैल्यू बढ़ी, तो डॉलर का मूल्य क्या हो गया, घट गया, इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो गई। तो पहला दूसरा बिल्कुल सही है बच्चा लोग। अगर डॉलर का अधिमूल्यन होगा तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो ये तो होगा ही नहीं। और रुपए का मूल्य घटेगा तो ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे डॉलर के बदले, तो ये भी नहीं होगा। आपका पहला दूसरा बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है, इसमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था बच्चा लोग। और देखिए अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है, और ये क्वेश्चन भी क्लास में डिस्कस हो चुका है। कथन है सभी व्यापारी मूल्य बढ़ोतरी से लाभ कमाते हैं, यानी कि अगर सामानों, सेवाओं और वस्तुओं का जो मूल्य है वो बढ़ जाए तो सभी व्यापारियों को इससे फायदा होगा। कारण कह रहा है मूल्य बढ़ोतरी के कारण ग्राहकों को अपनी आवश्यकता में कटौती करनी पड़ती है। क्या ये बात सही है। अगर चीज़ें, वस्तुएं, सेवाएं महंगी हो जाए तो हम अपनी आवश्यकता की चीज़ों में कटौती करते हैं। बिल्कुल व्यवहारिक क्वेश्चन, व्यवहारिक नॉलेज, और लेकिन आईएएस का है। तो कथन कारण क्या सही है, और स्पष्टीकरण भी। दूसरा है कथन कारण दोनों सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है। और तीसरा है कथन सत्य कारण गलत, और चौथा है कारण सत्य और कथन गलत। बता देंगे बच्चा लोग, फटाफट उत्तर दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया है, निश्चित तौर पे आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए कि बातें तो दोनों करेक्ट हैं। बिल्कुल, अगर वस्तु और सेवाओं का वैल्यू मूल्य बढ़ेगा तो निश्चित तौर पे खरीदने वाले को नुकसान और बेचने वाले को फायदा होगा। व्यापारियों को फायदा, उपभोक्ताओं को नुकसान। और अगर कोई चीज़ का मूल्य बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो हम अपने उपभोग की चीज़ों में कटौती करेंगे। अगर प्याज 100 रुपये केजी हो जाएगा तो हम सब्जी में 4 की जगह 2 ही डालेंगे, या ऐसे ही अन्य चीज़ें। तो निश्चित तौर पे दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। देखिए बच्चा लोग, अगला क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया है और इसका उत्तर भी आपके अंडरस्टैंडिंग का है। मुद्रास्फीति और स्फीति हर चीज़ समझा चुकी हूँ। हाल के वर्षों में भारत निरंतर उच्च खाद्य स्फीति से गुजर रहा है, इसका क्या कारण है। खाद्य स्फीति मतलब कि खाद्यान्न की कमी या खाद्यान्न की जो स्थिति है वो महंगी है। तो आपको बताना है कि इसके लिए क्या रीज़न जिम्मेदार है, क्यों वस्तुओं का क्राइसिस है, क्यों उसकी महंगाई है। पहला है उत्तरोत्तर वाणिज्यिक फसलों की खेती में प्रयुक्त होने के कारण खाद्यान्नों का कृषि क्षेत्र विगत 5 वर्षों में लगातार घटते हुए 30% घट गया। दूसरा कह रहा है बढ़ी हुई आय के कारण लोगों के उपभोग प्रतिरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। और तीसरा कह रहा है कि आहार की आपूर्ति श्रृंखला में कई संरचनात्मक अवरोध है
और आपके सामने कूट है। कूट की सहायता से आपको बताना है कि कौन सी बातें हैं जो कि आपका सही हो जाएगा। आपके सामने 3 ऑप्शन है, 3 स्टेटमेंट हैं और इनको आपको कूट की सहायता से उत्तर देना है। बच्चा लोग, आप सभी को पता होना चाहिए कि पहला सही नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि उत्तरोत्तर यानी कि हमेशा से वाणिज्यिक फसल जो है ये बहुत ज़्यादा बढ़े हैं और इसीलिए पिछले 5 ही वर्षों में 30% खाद्यान्नों का क्षेत्र घट गया। ये तो अतिशयोक्तिपूर्ण बात हो गई। आईएएस में अतिशयोक्ति में बात विश्वास नहीं किया जाता, तो ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। और अगर आपका पहला सही नहीं है तो देखिए उत्तर आ चुका है। आपका दूसरा तीसरा बिल्कुल सही है, क्योंकि लोगों का जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों का उपभोग का स्वरूप भी बढ़ रहा है। पहले लोग एक सब्जी से काम चला लेते थे, अब 2-2 3-3 सब्जियां बनती हैं, तो संसाधनों का मिसयूज हो रहा है। अगर एक सब्जी खाते तो बाकी जो 2 सब्जी एक्स्ट्रा बना रहे हैं वो दूसरों के काम में आ जाता। लेकिन आजकल का फैशन हो गया है कि जो है 2-3 सब्जी होनी ही चाहिए थाली में, भले ही वो अच्छे से खाना पाए, वेस्ट करे। तो क्या है, पैसे आने से लोगों के भोजन के प्रतिरूप में बदलाव आया। और तीसरा देखिए कि आहार की आपूर्ति श्रृंखला में कई संरचनात्मक अवरोध हैं। बिल्कुल अवरोध हैं, समय से किसानों को सही मूल्य ना मिलना, प्रसंस्करण क्षेत्र में ना जाना, फिर परिवहन की सुविधा ना होना, स्टोरेज की सुविधा ना होना, मार्केट पे सही टाइम पे ना पहुंचना, इन सभी की समस्याएं हैं। तो दूसरा तीसरा बिल्कुल सही है। देखिए सारे क्वेश्चन आपके सब कुछ पड़े हुए हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उत्तर देने में दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, और ये भी पढ़ाई हूँ मैं कि भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में कौन सी चीज़ें हैं जो शामिल हैं। भारत की विदेशी आरक्षित मुद्रा में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं बच्चा लोग, कौन कौन से समूह हैं इसके। तो पहला कह रहा है विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति विशेष आहरण अधिकार एसडीआर तथा विदेशी से ऋण। और दूसरा है विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित स्वर्ण तथा विशेष आहरण अधिकार यानी कि एसडीआर। तीसरा कह रहा है विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति विश्व बैंक से ऋण तथा विदेशी आहरण अधिकार। और चौथा विदेशी मुद्रा संपत्ति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित स्वर्ण तथा विश्व बैंक से ऋण। बताएंगे बच्चा लोग कौन से समूह है जिसको हम शामिल करते हैं भारतीय विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में। और ये क्लास में पढ़ाई हूँ, अगर आप लोगों ने चीज़ों को रिवाइज़ किया होगा तो आपको याद होगा, अगर रिवाइज़ नहीं किए होंगे तो निश्चित तौर पे भूल गए होंगे ये सारी चीज़ें, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो याद रखेंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही है। विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति रहता है उसमें, साथ ही रिजर्व बैंक द्वारा जो स्वर्ण के रूप में रखा जाता है ये भी रहता है। इसके अलावा एसडीआर जो होता है ये भी शामिल होता है। एसडीआर, स्वर्ण और विदेशी परिसंपत्तियाँ, इन सभी को मिला करके आपका जो विदेशी मतलब विनिमय राजकोष या जो भी आपका है विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि बनाया जाता है। तो निश्चित तौर पे आप लोगों को इसका उत्तर पता चल चुका होगा। चलिए बच्चा लोग हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। सामान्य कीमत स्तर में बढ़ोतरी निम्नलिखित में से किन या किस या कारण या कारणों से हो सकती है। सामान्यतः किसी भी मतलब जो है वस्तु या जो भी चीज़ें हैं जिसका कीमत है वो अचानक से अगर बढ़ रहा है तो क्या कारण हो सकता है। पहला है द्रव्य की पूर्ति में वृद्धि, दूसरा कह रहा है उत्पादन के समग्र स्तर में गिरावट, तीसरा कह रहा है प्रभावी मांग में वृद्धि। और आपके सामने कूट है, ए में केवल पहला, बी में पहला, दूसरा, सी में है पहला और दूसरा और तीसरा, और डी में है कि तीनों। बताइएगा चलो, कॉमन सेंस का उत्तर है। आप सभी लोगों को अपने दिमाग को लगाना है और उत्तर को बता देना है। तो निश्चित तौर पे इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें हैं जो कि हो सकती हैं। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया है। आपका ऑप्शन नंबर जो पहला है ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। अगर द्रव्य की पूर्ति में वृद्धि है तो फिर उसकी कीमतें क्यों बढ़ेंगी। अगर वस्तु और सेवाएं पर्याप्त उपलब्ध हैं तो उसका कीमत नहीं बढ़ेगा, यानी कि पहला नहीं होगा। अगर पहला नहीं होगा तो देखिए क्या बचा, दूसरा और तीसरा। उत्पादन के समग्र स्तर में गिरावट, यानी कि उत्पादन ही कम हुआ और मांग में वृद्धि हो गई, डिमांड ज़्यादा हो गया। दोनों चीज़ें किसी भी चीज़ की वैल्यू बढ़ा देते हैं और कीमत को बढ़ा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, और अभी और भी क्वेश्चन है, कहीं मत जाइएगा, देख लेते हैं। क्वेश्चन है भारतीय सामाजिक संरचना के मुख्य लक्षण क्या हैं। हमारे यहाँ के सामाजिक संरचना का लक्षण बच्चा लोग देखिए कितना कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, हालांकि ये आईएएस का है।
तो निश्चित तौर पे इसमें आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा विचार करके उत्तर देंगे तो गलत नहीं करेंगे। क्योंकि पूछ रहा है भारतीय सामाजिक संरचना के मुख्य लक्षण पूछ रहा है। सामाजिक, हमारे यहाँ के सामाजिक संरचना के मुख्य लक्षण कौन कौन से हैं। तो पहला बता रहा है कि ग्रामों में अधिक जनसंख्या, क्या हमारे यहाँ का सामाजिक संरचना है ये। दूसरा कह रहा है विभिन्न धर्म, तीसरा कह रहा है विभिन्न जातियाँ, चौथा कह रहा है निर्धनता, पांचवा कह रहा है विविध संस्कृतियाँ। आप देखिए कौन कौन सी चीज़ें हैं शामिल हैं। ए में पहला दूसरा तीसरा, बी में है पहला तीसरा चौथा और पांचवा, और आपका सी कह रहा है पहला दूसरा तीसरा और पांचवा, और आपका डी कह रहा है पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा, यानी कि सभी। तो बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि सही हो जाएगा। कॉमन सेंस का उत्तर है आप सभी को, कौन सा है जो मुख्य लक्षण है भारतीय संस्कृति का। तो संस्कृति सामाजिक संरचना की बात कर रहा है बच्चा लोग। सामाजिक संरचना की बात करें तो आपका यहाँ पे निर्धनता नहीं होगा। निर्धनता क्या है, ये सामाजिक संरचना नहीं है बल्कि ये आर्थिक संरचना है, आर्थिक दृष्टिकोण है ये। तो अगर चौथा नहीं होगा तो देखिए चौथा इसमें भी है और चौथा डी में भी है। तो आपका ये याद रखिएगा, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा और पांचवा, यानी कि धर्म, जातियाँ, ये सब हैं, विविध संस्कृतियाँ और ग्रामीण स्वरूप, ये सारी चीज़ें हैं। निश्चित तौर पे कोई डाउट नहीं है। लेकिन निर्धनता क्या है, ये सामाजिक ना होकर के आर्थिक हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में शामिल नहीं है। मैंने कहा था 3 चीज़ें शामिल होती हैं ह्यूमन डेवलप इंडेक्स में। इनमें से कौन सा है जो उसमें शामिल नहीं है। पहला है जीवन प्रत्याशा, दूसरा है वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, और तीसरा है प्रौढ़ शिक्षा, और चौथा है सामाजिक असमानता। इन 3 के अलावा जो एक होगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा कि जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में शामिल नहीं होता है। तो बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का हिस्सा नहीं है। तो आप सभी को पता होगा कि आपका क्या है जो नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका सामाजिक असमानता। जो कि आप सभी को मैंने बताया था कि जीवन प्रत्याशा होता है, प्रति व्यक्ति आय भी होता है और शिक्षा भी होता है, और शिक्षा के विविध स्वरूप शुरू से लेकर के आखिरी तक। लेकिन सामाजिक असमानता इसमें नहीं होता। और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, और ये भी देखिए बहुत ही शानदार है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस में सुधार होने पर भारत को UNDP द्वारा निर्मित मानव विकास सूचकांक में अपर स्थान मिलेगा, यानी कि अव्वल स्थान मिलेगा, आगे स्थान मिलेगा। कौन कौन सी चीज़ों में अगर सरकार सुधार कर देती है तो हमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अच्छा जो है रैंक प्राप्त होगा। बताइएगा बच्चा लोग, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। निश्चित तौर पे आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। पहला कह रहा है शुद्ध पेयजल की उपलब्धता, दूसरा किसानों को अधिक साख, तीसरा अधिक बच्चों का स्कूल जाना, और चौथा अधिक प्रौढ़ का साक्षर होना। इसमें भी आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। मैंने आप लोग को कई बार बताया कि ह्यूमन डेवलपमेंट में 3 ही चीज़ होती है, एक तो प्रति व्यक्ति इनकम, दूसरा शिक्षा, और तीसरा आपका जीवन प्रत्याशा। उसमें से यहाँ पे जो भी चीज़ें होंगी वही आपका मान लिया जाएगा, और अगर वो नहीं है तो वो नहीं होगा। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, इसमें पेयजल तो बिल्कुल ही नहीं होता है। किसानों को साख कहाँ से आ जाएगा, यानी कि अगर दूसरा नहीं होगा तो दूसरा देखिए इसमें भी है और इसमें भी है। तो निश्चित तौर पे, और आपका पहला भी नहीं है, मैंने आपको कट ही कर दिया। तो देख ही रहे हैं आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, अधिक बच्चों को स्कूल जाना और अधिक प्रौढ़ शिक्षा, यानी कि ये साक्षरता है। इसके अलावा जीवन प्रत्याशा होता तो भी हो जाता, प्रति व्यक्ति आय होता वो भी हो जाता, लेकिन बाकी चीज़ें नहीं हैं। ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का हिस्सा नहीं है। उम्मीद करेंगे बच्चा लोग आपको क्वेश्चन सॉल्व करके अच्छा लगा होगा, और ये सारे क्वेश्चन आपके पढ़े हुए हैं और आपने रिवाइज कर लिया होगा। ऐसे ही जब भी इस तरह के क्लासेस हों, क्लासेस को अटेंड कीजिए और अपने ज्ञान को फिर से रिकॉल कीजिए, अन्यथा पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, सारी चीज़ें भूल जाएंगी और मेरी पूरा का पूरा जो मेहनत है वो बर्बाद हो जाएगा। मैंने बहुत मेहनत से पढ़ाया आप लोगों को। आप लोग भी बार बार रिविज़न करते रहा करें, क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, रिविज़न करें, बार बार देखें और अपनी चीज़ों को मजबूत करें। आज के लिए इतना ही बच्चा लोग, हम फिर मिलेंगे बहुत सारे प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो